नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 16 में भाग 4 तक देखा था। भाग 4 में मैंने आपको जल में घुलनशील विटामिन के बारे में समस्त जानकारी आपको दे दी थी। भाग 4 में एक छोटा सा आपको करेक्शन करना है, जो एक मिस्टेक हो गया था हमसे। विटामिन B5 के नाम में मैंने आपको बताया था कि विटामिन B5 को नियासिन भी कहते हैं, विटामिन PP भी कहते हैं, तो वहाँ पर उसको काट दीजिए। विटामिन B5 को नियासिन या विटामिन PP नहीं कहा जाता, आप इसको लिखेंगे विटामिन B3 में, क्योंकि विटामिन B3 को नियासिन या विटामिन PP कहा जाता है। ठीक, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, गलती से हमने आपको B5 में लिखवा दिया था। अब जो भाग 4 में आपसे कुछ क्वेश्चंस किए गए थे, उनके आंसर्स देख लेते हैं और फिर हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो भाग 4 में सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपसे किया था कि विटामिन B3 किस सह एंजाइम का मुख्य घटक होता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन B3 को एंजाइम A यानी सह एंजाइम A का मुख्य घटक होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे किया था कि विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन B3 की कमी से त्वचा रोग हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि नियासिन किस विटामिन को कहते हैं। तो आपको अभी मैंने बताया नियासिन विटामिन B3 को कहते हैं। B3 का ही फॉर्म होता है नियासिन या विटामिन PP। फिर आपसे चौथा क्वेश्चन किया गया था मैक्रोसिटिक अनीमिया यानी मैक्रोसिटिक आरक्तता किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन B9 या फोलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि कोबाल्ट युक्त विटामिन का उदाहरण बताइए। तो कोबाल्ट युक्त विटामिन का उदाहरण कौन सा है, विटामिन B12 या इसे हम साइनोकोबालेमिन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे किया गया था कि घातक आरक्तता यानी परनीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका आंसर भी विटामिन B12 या साइनोकोबालेमिन होगा। तो इतने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे जिनके आंसर्स मैंने आपको बता दिया। आइए अब देखते हैं हम भाग 5 के टॉपिक को। भाग 5 में मैं आपको बताऊंगा वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन यानी ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं। मैंने आपको जल में घुलनशील विटामिन के बारे में बताया था कि जो जल में घुलनशील होते हैं वो मूत्र के साथ निकल भी जाते हैं, इसलिए जल में घुलनशील विटामिन को हमें प्रतिदिन लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर में जल का संचय नहीं होता। हमारे शरीर में वसा का संचय होता है वसा ऊतकों में। तो जब वसा का संचय होता है तो वसा में घुलनशील विटामिन भी वहीं पर संचित हो सकती हैं। तो इसलिए वसा में घुलनशील विटामिन का हमारे शरीर में संचय होता है, इसीलिए हमें वसा में घुलनशील विटामिन को प्रतिदिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हमने आपको बताया था वसा में घुलनशील विटामिन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, K, E, D, A। ठीक है, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि इस प्रकार के विटामिन का, इस प्रकार के विटामिन का संचय हमारी वसा ऊतकों में होता है, अतः इन्हें हमें प्रतिदिन भोजन में ग्रहण करना आवश्यक नहीं है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए ये आपने जाना है विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, ये होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन A के बारे में। तो पहला आप हेडिंग डालेंगे विटामिन A या इसे हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल। विटामिन A या रेटिनॉल, विटामिन A और रेटिनॉल। विटामिन ए को और भी नामों से जाना जाता है, तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि इससे
बीटा कैरोटीन भी कहते हैं। बीटा कैरोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा कैरोटीन किसे कहते हैं? विटामिन ए को, या इसे हम एंटी जीरोफ्थैल्मिक एंटी जीरोफ्थैल्मिक विटामिन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीटा कैरोटीन किसे कहते हैं? तो बीटा कैरोटीन कहते हैं विटामिन ए या रेटिनॉल को, या दृष्टिवर्धक यानी फोटोपिगमेंट्स के संश्लेषण में सहायक होता है। अब हम समझेंगे ये क्या होता है दृष्टिवर्धक फोटोपिगमेंट्स। देखिए हमारी आंखों में जो रेटिना है उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, वहाँ पर आप ऊपर कहीं नोट कर सकते हैं कॉपी में। एक कोन सेल होती है, दूसरा रॉड सेल। दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं हमारी रेटिना में, जो हमें देखने के लिए, किसी भी चीज़ को देखने के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। कोन सेल में जो फोटोपिगमेंट पाए जाते हैं, जो भी फोटोपिगमेंट पाए जाते हैं वे हमें कलर विजन कराते हैं, ठीक है, मतलब हमें प्रकाश में देखने के लिए सहायक होते हैं। रॉड सेल जो होते हैं उनमें जो फोटोपिगमेंट हैं, मेनली जो पिगमेंट होता है उसका नाम है रोडोप्सिन। आपको आगे बताया जाएगा फिजियोलॉजी में ही आंखों के बारे में। आंख में दो प्रकार की कोशिका होती हैं, कोन सेल और रॉड सेल्स। ये सब रेटिना में होती हैं। जब हम दिन के समय में देख रहे हैं, जब प्रकाश बहुत ज़्यादा है, तब हमारे कोन सेल एक्टिव होती हैं, ये हमें देखने में मदद करती हैं। लेकिन जब लाइट डिम होती है, हल्की प्रकाश होती है, मंद प्रकाश में, तो वहाँ पर हमें रॉड सेल्स देखने में सहायता करती हैं। कौन से पिगमेंट की मदद से? रोडोप्सिन की मदद से, ठीक है, डिम लाइट में यानी कम प्रकाश में देखने में सहायक होते हैं। कौन सी कोशिका? रॉड सेल्स। ये सब पूछे जाते हैं। कौन सी कोशिका कलर विजन कराती हैं? कोन सेल्स। कौन डिम लाइट में हमें विजन कराती हैं? रॉड सेल्स। तो रॉड सेल जो होती है उसको कार्य करने के लिए जो पिगमेंट होता है वो है रोडोप्सिन। इसी रोडोप्सिन के संश्लेषण में विटामिन ए सहायक होता है। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो रोडोप्सिन का संश्लेषण नहीं होता, और इस कंडीशन में हमें रात में दिखाई नहीं देता। बात को समझिएगा, विटामिन ए की उपस्थिति में ही रोडोप्सिन का निर्माण होता है। तो अगर विटामिन ए नहीं मिलता है शरीर को तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, और रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो क्या हम कम लाइट में देख पाएंगे? नहीं। और यही होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, रात में नहीं दिखता, रतौंधी, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, विटामिन ए किस प्रकार से हमारे लिए आवश्यक है। इस विटामिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इस विटामिन का निर्माण यकृत में होता है। इस विटामिन का निर्माण यकृत में पीले एवं नारंगी वर्णक कैरोटीन से होता है। कैरोटीन से होता है। यकृत में इसका संश्लेषण होता है किसकी मदद से? कैरोटीन वर्णक की मदद से इसका संश्लेषण होता है। देखिए कैरोटीन है, इसी से बना हुआ है। कैरेट मतलब गाजर। गाजर किस रंग का होता है? हल्का नारंगी, तो हल्का पीला भी होता है, तो उसमें कैरोटीन पाया जाता है गाजर में। इसीलिए गाजर में कहते हैं कि गाजर को खाना आवश्यक है, क्योंकि उसमें कैरोटीन होता है जो विटामिन ए के संश्लेषण में सहायक होता है। वैसे तो जितने भी पीले और नारंगी रंग के फल हैं सब में कैरोटीन पाया जाता है,
और वो विटामिन ए के संश्लेषण में सहायक होते हैं। ये इसका कार्य था। विटामिन ए का कार्य क्या है ये हमने बता दिया कि हमारे दृष्टिवर्धक के संश्लेषण में सहायक होता है, जो कि हमें देखने में सहायक होती हैं। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो हमें रात में दिखाई नहीं देगा। उसका रीज़न मैंने बता दिया, क्यों नहीं होता है कमेंट बॉक्स में आप लिख के देंगे। अब हम देखेंगे इसका स्रोत क्या है। तो आप देख रहे हैं कि पीले और नारंगी वर्णक कैरोटीन से प्राप्त होता है। तो जितने भी पीले और नारंगी फल हैं, पीले एवं नारंगी फल, उन सभी में विटामिन ए प्रचुर रूप से पाया जाता है। जैसे पपीता, गाजर, आम आप सभी का फेवरेट, हमारा भी, नेक्स्ट बेर, अमरूद आदि। ठीक है, और भी होते हैं जैसे अंडे में जो पीला वाला भाग होता है, अंडे का पीतक लिख सकते हैं, अंडे का पीतक, अंडे का पीतक जिसे हम यॉक कहते हैं, पीले वाले भाग को यॉक कहते हैं, सफ़ेद वालों को एल्ब्यूमिन। अंडे का पीतक और मक्खन आदि, इन सभी में विटामिन ए यानी कैरोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है, जो विटामिन ए के संश्लेषण में सहायक होता है। अब कमी से रोग देखते हैं। कमी से रोग, तो लिखेंगे इसकी कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। इस रोग में अंधेरे में दिखाई नहीं देता। यहाँ पर अंधेरे का मतलब ये नहीं है कि एकदम अंधेरा हो, आप सोचो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा। एकदम अंधेरे में, बिल्कुल एक बंद कमरे में जहाँ बिल्कुल भी प्रकाश नहीं आ रहा, उसमें तो कोई भी नहीं देख सकता, हम भी नहीं देख सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रतौंधी हो गया है। कहने का सेंस ये है कि अंधेरा, हल्का लाइट होना चाहिए। जैसे अगर हम कमरे के चारों तरफ का अगर हम लाइट बंद कर देते हैं और कहीं से थोड़ी रोशनी आ रही है तो उसमें हमें अगर दिखाई दे रहा है तो सही है, अगर नहीं दिखता है तब हमें क्या है, रतौंधी। या सीधे सीधे कहेंगे कि हम रात्रि के समय जब बाहर निकलते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, तो चंद्रमा के प्रकाश में अगर हमें दिखाई दे रहा है तो आप सही हैं, और नहीं दिखाई दे रहा है तब आपको रतौंधी हो सकता है। तो इस रोग में अंधेरे में दिखाई नहीं देता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि विटामिन ए की कमी से रेटिना में पाई जाने वाली शलाका कोशिकाओं, हिंदी में कहते हैं शलाका कोशिका, इंग्लिश में रॉड सेल्स, इंग्लिश ही याद रखिए ज़्यादा सही रहेगा। रॉड सेल्स में वर्णक रोडोप्सिन का संश्लेषण नहीं हो पाता। रोडोप्सिन का संश्लेषण नहीं हो पाता। बस ये हो गया आपका विटामिन ए के बारे में, विटामिन ए का कार्य, स्रोत और कमी से रोग। इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। आइए दूसरा विटामिन देखते हैं। विटामिन ए के बाद हम देखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी जिसे हम कहते हैं कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी, या इसे हम क्या कहते हैं, कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी और कैल्सिफेरॉल,
सबसे पहले हम देखेंगे इनका स्रोत क्या है, हमें कैसे प्राप्त होते हैं ये। इस विटामिन का स्रोत, तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में उपस्थित, मैंने आपको बताया था, जो आप लोग बचपन से याद करते हैं कि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, तो हमने आपको क्लैरिफाई किया था कि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में नहीं होता। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनके प्रभाव से त्वचा कोशिकाओं में विटामिन डी की मात्रा बनती है, सॉरी मात्रा नहीं, विटामिन डी बनता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यह सूर्य प्रकाश में उपस्थित, सूर्य प्रकाश नहीं तो पता चला आप किसी अंकल का नाम याद कर लो, सूर्य प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से हमारी त्वचा में विटामिन डी की कुछ मात्रा का संश्लेषण होता है, कुछ मात्रा का संश्लेषण होता है। ठीक है, बाकी हमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। कौन कौन से खाद्य पदार्थ, चलिए देखते हैं। अंडे में पाया जाता है अंडा, मछली का तेल, जिसे क्या कहते हैं मछली के तेल को, मैंने बताया था कॉड लिवर ऑयल कहते हैं। मछली का तेल, गुर्दा, यकृत, मक्खन आदि, इन सभी में पाया जाता है। आइए अब देखते हैं इनका कार्य क्या है। यह आहार नाल में फास्फोरस अवशोषण में सहायक होता है, फास्फोरस अवशोषण में सहायक होता है। देखिए हमने आपको बताया था कि फास्फोरस और कैल्शियम ये दो बहुत मेन खनिज तत्व हैं जो हमारे हड्डियों, हमारे दांतों की मजबूती के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। फास्फोरस का अवशोषण हमारी आहार नाल में होता है किसकी मदद से, विटामिन डी की मदद से। यानी अगर विटामिन डी की कमी हुई हमारे शरीर में तो फास्फोरस का अवशोषण नहीं होगा। फास्फोरस का अवशोषण नहीं होगा तो हड्डियां क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और इसी रोग को कहा जाता है सूखा रोग यानी रिकेट्स। यानी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है बच्चों में। वयस्क में भी इसका इफेक्ट पड़ता है, वयस्क में भी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं विटामिन डी की कमी से, और तब वहां पे उस रोग का नाम हो जाता है ऑस्टियोमैलेशिया। तो आइए देखते हैं कमी से रोग, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां कमजोर, लचीली व टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। जिसे सूखा रोग यानी रिकेट्स कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं, हो जाता है। सूखा रोग को ही क्या कहा जाता है, रिकेट्स। ठीक, ये था बच्चों में विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी रिकेट्स हो जाता है। वयस्क में क्या होता है, वयस्कों में विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसे क्या नाम दिया जाता है, ऑस्टियोमैलेशिया।
ऑस्टियोमैलेशिया रोग कहा जाता है। बस ये हो गया विटामिन डी के बारे में। तो अब आप याद रखेंगे कि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में नहीं होता। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के प्रभाव में हमारी त्वचा में कुछ मात्रा में विटामिन डी बनता है और हमें इन्हें अंडा, मछली के तेल, गुर्दा, यकृत, मक्खन आदि से प्राप्त होता है। इनका कार्य है आहार नाल में फास्फोरस के अवशोषण को सुगम बनाना। फास्फोरस जो कि हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर इसकी कमी हुई तो फास्फोरस का अवशोषण शरीर में नहीं होगा, जिससे हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, लचीली व टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। बच्चों में इस रोग को हम सूखा रोग यानी रिकेट्स कहते हैं। अगर वयस्कों में इसकी कमी से रोग होता है तो उसे हम ऑस्टियोमैलेशिया कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं दूसरा विटामिन जो कि है विटामिन ई। इसके बारे में आप लोग जानिए ज़रूर, क्योंकि आप लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा इसका यूज़ देख के, क्योंकि विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है और काफ़ी लोग इसे टैबलेट में यूज़ करते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि विटामिन ई खाने से कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस ये कि त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं वो अच्छी हो जाती हैं। बस ये ऐसा नहीं होता कि आप गोरे हो जाओगे या बहुत सुंदर दिखने लगोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक हेल्दी स्किन जो होती है वो मिलती है विटामिन ई से। तो अगला जो विटामिन है वो है ई, जिसे हम टोकोफेरॉल कहते हैं। टोकोफेरॉल विटामिन ई और टोकोफेरॉल, इसका हम सबसे पहले स्रोत देखते हैं। इसको पहले हम एक और नाम से जानते हैं, उसको देखते हैं। विटामिन ई को ही कहा जाता है, विटामिन ई को बांझपन रोधी विटामिन या सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। ये क्या होता है? बांझपन यानी स्टेरिलिटी, मतलब बांझपन का मतलब होता है कि संतान उत्पन्न ना कर पाना। बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिनमें एक रीज़न विटामिन ई की कमी भी होती है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कम हो जाती है, जिससे संतान उत्पन्न नहीं हो पाता। तो इससे हम बांझपन रोधी विटामिन कहते हैं। मतलब अगर हम ये विटामिन लेते हैं तो इससे हमारा जो अगर बांझपन की समस्या है तो नहीं होती। इसी को कहते हैं रोधी। रोधी मतलब विरोध कर रहा, मतलब बांझपन की समस्या नहीं होने देता। ठीक, और इसे हम सुंदरता का विटामिन कहते हैं, क्योंकि ये त्वचा की जो ऊपरी परत है उसको हेल्दी बनाए रखने में, स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। हम इनका देखेंगे स्रोत। इसका स्रोत है अंडा, अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज क्या होता है? तो आप लोग जैसे चना भिगो के खाते हो ना, तो चना को भिगोने के बाद कुछ दिन छोड़ दो, 2-3 दिन, तो उसमें से एक संरचना निकलने लगती है, उसी को हम कहते हैं अंकुरित होना। ठीक है, जर्मिनेशन। अंडा, अंकुरित अनाज, वनस्पति तेल, कॉमा, हरी सब्जियां आदि। हरी सब्जियां आदि। कार्य एवं कमी से रोग। तो इसकी कमी से बांझपन जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है तथा जनन क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ होता है, तो लिखेंगे इसके अलावा कंकाल पेशियां दुर्बल हो जाती हैं
जिससे अंगघात यानी पैरालिसिस होने की संभावना होती है, होने की संभावना होती है। बस ये हो गया विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल के बारे में। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला विटामिन। विटामिन ई के बाद आखिरी विटामिन आता है विटामिन के। आइए इनके बारे में समझते हैं। विटामिन के का क्या रोल है, इनका स्रोत क्या होता है। विटामिन के या इसे हम फिलिक्विन कहते हैं, फिलिक्विनोन, फिलिक्विनोन या इसे नैप्थोक्विनोन भी कहते हैं, नैप्थोक्विनोन भी कहते हैं। विटामिन के का क्या रोल है, तो विटामिन के यकृत में एक पदार्थ जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन के बनने में सहायक होता है। प्रोथ्रोम्बिन एक ऐसा पदार्थ है जो रक्त स्राव वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी कट लग जाता है तो रक्त लगातार नहीं बहता, ये आप जानते होंगे। कहीं पर कटने पर थोड़ी देर तक रुधिर का स्राव होता है यानी ब्लड निकलता है, लेकिन कुछ समय के बाद बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर कटा है रक्त थक्का बन जाता है, जिससे रक्त और अधिक बाहर ना आए। तो उस रुधिर के थक्के को बनने में सहायक कौन होता है? विटामिन के द्वारा जो पदार्थ बनता है प्रोथ्रोम्बिन, वो प्रोथ्रोम्बिन रुधिर के थक्का बनने में सहायक होता है। रुधिर का थक्का अगर नहीं बनेगा तो रुधिर का स्राव लगातार होता रहता है। ऐसा किस रोग में होता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर है, आप सर्च करिए, बताइएगा ज़रूर कि कौन से आनुवंशिक रोग में रुधिर का स्राव निरंतर होता रहता है। क्वीन विक्टोरिया इस रोग से पीड़ित थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो विटामिन के, इसके बारे में लिखेंगे, विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के संश्लेषण में सहायक होता है। फिर लिखेंगे इसी में आगे प्रोथ्रोम्बिन का कार्य क्या है, तो प्रोथ्रोम्बिन रक्त स्राव वाले स्थान पर रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, ब्लड के जमाने में सहायक होता है। अर्थात या इस कह सकते हैं अतः इन्हें या इस विटामिन को, अतः इस विटामिन को क्या कहेंगे? रुधिर स्राव रोधी विटामिन, एंटी हीमोरेजिक विटामिन, या आप इससे भी कह सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन को भी कह सकते हैं। देखिए इस विटामिन को भी कहा जा सकता है, विटामिन के को कहा जा सकता है रुधिर स्राव रोधी विटामिन, एंटी हीमोरेजिक विटामिन, क्योंकि ये रुधिर के स्राव को रोकता है। साथ ही साथ हम इस पदार्थ को भी कह सकते हैं रुधिर स्राव रोधी पदार्थ। प्रोथ्रोम्बिन को क्या कहेंगे? रुधिर स्राव रोधी पदार्थ, एंटी हीमोरेजिक फैक्टर। और इस विटामिन को क्या कहेंगे? रुधिर स्राव रोधी विटामिन। आप ये सब पॉइंट नोट करेंगे जरूर, को पूछा जाता है बार बार। प्रोथ्रोम्बिन से क्वेश्चन हर साल नीट में पूछा जाता है, इस बार छोड़ गया
इस बार प्रोथ्रोम्बिन से हाँ नहीं आया था, लेकिन लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन प्रोथ्रोम्बिन से पूछे जाते हैं, विटामिन के से पूछे जाते हैं। हम बताएंगे आपको आगे कि रुधिर परिसंचरण वाले अध्याय में आपको बताया जाएगा कि जब कहीं पर कट जाता है तो रुधिर का थक्का कैसे जमता है और उसके जमने में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके जो ऑप्शन है वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि रुधिर के थक्का बनने में कोई एक नहीं सहायक होता, कई लोग सहायक होते हैं, तो उनका अलग अलग ऑप्शन बनाकर बार बार पूछा गया है। तो आप जब पूरा प्रोसेस पढ़ लेंगे कि रुधिर का थक्का कैसे बनता है तो वहाँ पर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाए आप कर ले जाएंगे। पेशेंस बनाए रखें, आगे आपको जो चैप्टर्स आएंगे उसमें आपको बताया जाएगा। फिलहाल तो अभी आपको विटामिन के का ये कार्य याद करना है। इनका स्रोत देखिए, हरे पत्ते वाली सब्जियों, पालक, गोभी, टमाटर, सोयाबीन, बथुआ, यकृत, अंडा, पनीर आदि, इन सभी में विटामिन के प्रचुर मात्रा से पाया जाता है। कमी से रोग देखते हैं, तो इस विटामिन की कमी से चोट लगने या घाव होने पर रक्तस्राव देर तक होता रहता है। ठीक, ये हो गया विटामिन की संपूर्ण जानकारी आपको मैंने दे दिया। इसको याद करिए, जितने भी विटामिन थे खत्म हो चुके। आपने विटामिन के बारे में बहुत सारी जानकारी ले ली। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। आपने पढ़ा वसा में घुलनशील विटामिन के नाम KE, DA। फिर आपने पढ़ा जल में घुलनशील विटामिन के नाम। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से थे? बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन आता है? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ठीक, 8 आते हैं टोटल। उसके बाद आपने विटामिन C भी पढ़ा जो कि जल में घुलनशील होते हैं। अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार वो 2 होते हैं। एक तो विटामिन का नाम, रासायनिक नाम पूछा जाता है, दूसरा इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। ये कॉमन है, हर जगह आपको मिलेंगे। तो इसके लिए 2 ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स आप याद कर लीजिए। वैसे तो मैं बार बार कहूँगा ट्रिक्स एक से कुछ भी नहीं याद करना चाहिए, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही वैसे आपको विटामिन के नाम, उनके कार्य सब कुछ याद होना चाहिए, जुबान पर रटे होने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है इनके नाम याद करने में या इनका जो कमी से रोग है अगर याद करने में दिक्कत आती है तो आप 2 ट्रिक का यूज़ करके इन्हें पूरी तरीके से याद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक कौन से हैं चलिए बता देते हैं हम आपको। ज़रूर याद करेंगे क्योंकि नाम और कमी से रोग बार बार पूछे जाते हैं। कोशिश पहले यही करिए कि आप डायरेक्ट उनका नाम यहीं से जहाँ पर आपको लिखवाया गया है वहीं से आप याद करिए, उनकी कमी से रोग, स्रोत, ये सभी आप याद रखिए। लेकिन अगर भूलता है तो आप कुछ ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। 2 ट्रिक हैं, एक तो उनके रासायनिक नाम के लिए। रासायनिक नाम, किसके रासायनिक नाम? विटामिन के। इसका जो ट्रिक है उसमें आपको एक लाइन लिखना होगा, अरे बात सही है। ठीक है, यहाँ पर ई है, बड़ी ई, सही है। डी के ईटा काफ़ी है। ठीक है, वैसे तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है लेकिन एक लाइन अगर आप याद करेंगे तो याद हो जाता है। अरे बात सही है, डी के ईटा काफ़ी है। अब यहाँ पर हमें कैसे इनका नाम पता चलेगा, विटामिन का रासायनिक नाम? तो पहले तो नाम तो आपको याद करना पड़ेगा, रेटिनॉल, थियामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सभी आपको याद तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये भूलता है कि कौन से विटामिन का क्या नाम था तो उसके लिए ये ट्रिक है। आप क्या करिए, एक लाइन लिख दीजिए, उसके बाद आ से आप क्या कहेंगे? विटामिन ए। आ मतलब ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? रे से क्या होगा? रेटिनॉल। अभी आपको बताया था
ठीक। बा से क्या होगा, विटामिन बी, बी ता से बी का रासायनिक नाम क्या लिख सकते हैं, थियामीन। हालांकि यहाँ पर था होना चाहिए लेकिन था बैठ नहीं रहा था, तो ता से थियामीन आप याद कर सकते हैं। सा मतलब विटामिन सी, और ई से ई ना कह के ए कहेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। डी मतलब विटामिन डी, इसका साइंटिफिक नेम अभी आपको बताया था, के से कैल्सीफेरॉल। ई मतलब विटामिन ई, टा से ई का साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल, का मतलब विटामिन के, और इसका साइंटिफिक नेम फ्लिक्विनोन, या इसे हम नैप्थोक्विनोन भी कहते हैं। तो ये हो गया एक ट्रिक जिससे आप विटामिन के नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आप अगर याद कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक। दूसरा ट्रिक आता है आपके लिए, वो है कमी से रोग। कौन कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है। इसमें आपको सीधे एक लाइन लिखनी है, रवे सारे वहाँ पर हैं, वहाँ पर हैं, रवे सारे वहाँ पर हैं। अब इन्हीं के एक एक वर्ड के आगे आप क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई के। ठीक। आप रा के ऊपर ए लिख दीजिए, वे के ऊपर बी लिख दीजिए, सा के ऊपर सी, ए बी सी डी तो लिख सकते हैं ना, रे के ऊपर डी, वहाँ के ऊपर ई, रा के ऊपर के। अब देखिए, विटामिन ए की कमी से रा मतलब रतौंधी रोग हो जाता है। बी के नीचे क्या है, वे मतलब वेरी वेरी या बेरी बेरी कहिए, बेरी बेरी रोग हो जाता है। सी के सामने सा यानी स्कर्वी रोग हो जाता है। डी के सामने रा मतलब रिकेट्स हो जाता है। और ई के सामने वाह, वहाँ मतलब बांझपन कह सकते हैं, बांझपन याद करना होगा ये आपको, वहाँ का मतलब यहाँ पर बांझपन। ई की कमी से बांझपन हो जाता है। के के सामने आ रहा रा यानी रक्त का थक्का ना बनना। बस ये हो गया आपका कुछ ट्रिक्स विटामिन से रिलेटेड, इसको याद कर लीजिएगा। अब आता है अगला टॉपिक, वो है जल के बारे में। हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, आप इसका अच्छे तरीके से जानते हैं। इसका प्रचार करती हैं माधुरी दीक्षित एक्वागार्ड नहीं प्योरिट के प्रचार में। आपने देखा होगा प्योरिट के प्रचार में माधुरी दीक्षित बताती हैं कि हमारा शरीर लगभग 70% भाग जल से बना होता है। मतलब हमारे शरीर का कुल भाग का 70% भाग जल होता है। ठीक। तो जल हमारे शरीर में कितना होता है, 60 से 70% कह सकते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे कि आप हेडिंग डालेंगे जल या वाटर, इसमें लिखेंगे मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 60 से 70% होती है। आगे लिखेंगे जल हमें ऊर्जा प्रदान तो नहीं करता, किंतु यह विभिन्न जैविक क्रियाओं को करने में सहायक होता है। हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रतिदिन हमारे शरीर के भार का 2% जल व्यय हो सकता है। बस जल के बारे में इतना ही। जो क्वेश्चन पूछा जाता वो ये कि जल की मात्रा कितनी होती है मनुष्य के शरीर में, तो 60 से 70%। सबसे ज़्यादा जल अगर पाया जाए किसी मतलब स्ट्रक्चर में, अगर आप देखें पौधे या जंतु में, तो पौधे में वो है वाटरमेलन में 90% पाया जाता है। तरबूजा में 90% जल होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हो गया आपका समस्त जानकारी विटामिन से रिलेटेड और फिर जल के बारे में। आज का जो टॉपिक था भाग 5, उसमें आपको समस्त विटामिन के बारे में बता दिया गया, ट्रिक्स कुछ बता दिए गए। आज के लिए बस इतना ही। अब जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आप आंसर्स दे दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कौन कौन से विटामिनों का संचय हमारे शरीर में होता है। दूसरा क्वेश्चन, एंटी जीरोथैल्मिक विटामिन या बीटा कैरोटीन विटामिन किस विटामिन को कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ऑस्टियोमैलिशिया किस विटामिन की कमी से होता है। चौथा क्वेश्चन, सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। आखिरी क्वेश्चन, हमारी रेटिना में कौन सी 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं जो हमें दिखाई देने में सहायक होती हैं। इनमें से कौन सी कोशिका प्रकाशमय स्थिति में देखने में सहायक होती हैं और कौन सी कोशिका मंद प्रकाश में देखने में सहायक होती हैं।
और मंद प्रकाश में देखने के लिए कौन सा वर्णक होता है। बस इतने क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बाकी आगे के पार्ट्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी निधि चैनल के साथ। धन्यवाद।